हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से आपको के कमेंट्स आ रहे थे कि जीएस पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो ला जाए। होता क्या है कि हम अदर सब्जेक्ट में 100% एक्यूरेसी गेन कर लेते हैं, बट जब जीएस की बारी आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी कि जीएस में 100% एक्यूरेसी गेन की जा सकती है, बट हाँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ तो आप 70 to 75% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि आप सबको पता है कि जीएस इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट। जीएस के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। तो पर्सनली मेरा मानना ये है कि आप उस चीज़ से सब शुरू करिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप थोड़ा सा पहले से जानते हो, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा हो। जैसे हम सब ने अपनी एकेडमिक्स कर रखी हैं 9th 10th 12th, तो हमने वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पढ़ रखा होता है इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पर्सनली मुझे ज्योग्राफी पसंद थी, तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो जीएस में मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी को ही चुना था पढ़ने के लिए कि मैं ज्योग्राफी को पहले ख़त्म करूँगी। तो ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया कि हम शुरू कहाँ से करें। आप उस चीज़ से शुरू करिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बोर ना हो। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मैं आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है जीएस स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ही है, क्योंकि बिगिनर्स को ही कॉन्फिडेंट की कमी होती है कि हम कैसे स्कोर को हाई करें, कैसे एक्यूरेसी को मेंटेन करें, क्योंकि जीएस में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती। करने को हम सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है कि 50% गलत होते हैं, 50% सही होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप सोच रहे हो कि आप 15 मिनट में या 20 मिनट में या 1 घंटे में या 2 घंटे में आप जीएस को पढ़ के जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। या जो लोग आपको बताते हैं कि आप जीएस को दिन में 1 घंटे पढ़ने से ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ भौकाल टाइट करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको शुरुआत में 3 से 4 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी कि आपको 3 से 4 घंटे देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले से ही आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रखिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में 3 से 4 घंटे देने। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जीएस आपका क्या है, वीक पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हमारी वीक होती है उसमें ज़्यादा टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मुद्दा था कि कहाँ से शुरू करें, तो आप उस सब्जेक्ट से शुरू करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आपको पढ़ना अच्छा लगता है। फिर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया है कि इस एग्ज़ाम को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की या आप किसी सेंट्रल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं, पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि फर्स्ट स्टडी सिलेबस थॉरोली विद पेशेंस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एक आपकी स्टडी टेबल पे वो चिपका हुआ होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए। तो पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पूरी तरह से नोट डाउन करिए आप उसको। द सेकेंड थिंग इज़ कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर प्रॉपरली। जैसे हिस्ट्री में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू किया, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, और मेरी मानिए तो आप प्लीज़ अपने हैंडमेड नोट्स ही बनाइए, क्योंकि हैंडमेड नोट से होता क्या है कि जो चीज़ें हम लिखते हैं 30 to 40% वो हमारे माइंड में बस जाती हैं, ना कि आप किसी पीडीएफ से या किसी के ज़ेरॉक्स से काम चलाइए। मेरी मानिए तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अगर एक बार नोट्स बना लेते हैं ना तो वो हमेशा आपके काम आते हैं, वो वेस्ट नहीं होते। द थर्ड थिंग इज़, जैसे मैंने जैसे कहा कि आपने जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, अब उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप देना शुरू करिए। काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उनके क्वेश्चंस आप देना शुरू। अगर आपके पास नहीं चीज़ अवेलेबल है तो आप बुक्स के थ्रू दे सकते हैं। तो सॉल्व मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनालाइज योर वीकनेस। इससे आपको पता चलेगा कि आपने
क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। होता क्या है कि कभी कभी हमें आती हुई चीज़ भी गलत कर देते हैं। किस सब्जेक्ट पे, किस पार्ट पे हम कितना ज़्यादा टाइम दें। तो मैंने सच ऐसे कुछ किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं किया है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से आप अपना मैनेज बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट में। बट मैंने यहाँ पे जस्ट एज रेफरेंस के लिए मैंने सीजीएल का मैंने मान लिया कि मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरा है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अब जैसे आप सबको पता है कि एसएससी में 25 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के टीयर 1 में, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट वाइज वेटेज और टॉपिक वाइज वेटेज की। जैसे जीएस में करंट अफेयर्स होता है, स्टैटिक जीके होता है, हिस्ट्री होता है, इंडियन पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। तो जैसे एसएससी का पैटर्न क्या है कि करंट अफेयर्स के 2 से 5 क्वेश्चंस पूछता है वो, स्टैटिक जीके के 2 से 5 क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री के 1 to 3, इंडियन पॉलिटी 1 to 3, इकोनॉमी 1 to 2, ज्योग्राफी 1 to 2, बायोलॉजी फिजिक्स 0 to 2, केमिस्ट्री 1 to 2। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे। तो इससे हमको ये क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में हमें कितना टाइम देना है। आप उस तरीके से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हम होता क्या है कि हम पीवाईक्यूज़ भी दे देते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। क्यों नहीं आ रहा होता है? इसका मेन पॉइंट ही ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एसटी देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको एनालाइज नहीं कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट का सबसे अच्छा निचोड़, सबसे फाइनल निचोड़ ही होता है उसकी एनालिसिस, कि आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया या आपने किसी क्वेश्चन को सही भी किया, फिर भी आप उसको एनालाइज करते हैं। उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके 5 ऑप्शंस होते हैं, उन सारे ऑप्शंस के नीचे डिटेल दी रहती है, उन सारे ऑप्शंस के फैक्ट्स दिए रहते हैं, आप उसको रीड आउट करते हैं। जो आपको पता है वो अच्छी बात है, जो आपको नहीं पता है उसको आप अपनी कॉपी में लिखते हैं। जैसे मैं जब अपनी प्रिपरेशन करती थी, जब मैं अपने नोट्स तैयार करती थी, जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, मैंने एक मॉक टेस्ट की अलग से कॉपी बना रखी थी, जिसमें मैं मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 इस तरीके से करके सारी एनालिसिस करती थी और सारे पॉइंट्स को लिखती थी कि मैंने क्या क्या गलत किया है। सही चीज़ों को नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बट गलत चीज़ों को मैं लिखती थी कि मैंने ये गलत किया है और ये अगली बार मुझे गलत नहीं करना है। नाउ अब आते हैं बुक्स पे कि कौन सी बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो पर्सनली मैंने जब स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की, मुझे लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया है, तो मैंने लूसेंट से स्टार्ट किया था, क्योंकि बेसिक्स को सही करने के लिए, बेसिक्स बनाने के लिए लूसेंट्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि लूसेंट एक पतली सी बुक है, उसमें कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूसेंट से आज का पेपर, कल का पेपर, कभी का भी पेपर 60 to 70% लूसेंट से ही बनता है। तो लूसेंट को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने लूसेंट को 4 से 5 बार पढ़ा है, और आज भी मैं हर संडे रिवीजन करती हूँ, कभी 20 पेजेस की, कभी 30 पेजेस की, कभी 40 पेजेस की। ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका नॉलेज अपग्रेड हो रहा है, आपका नॉलेज राइज हो रहा है। तो लूसेंट तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक टाइम के बाद चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पे सेव हो जाएंगी आपके माइंड में। सेकंड चीज़ कि प्रैक्टिस। कुछ लोगों का क्या होता है कि उनको लैपटॉप या मोबाइल के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा स्क्रीन पे काम करना नहीं पसंद होता है। तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिससे मैं स्टार्टिंग में, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तब मैं बुक से ही प्रैक्टिस करना ज़्यादा पसंद किया करती थी। तब आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफ़ी अपडेटेड बुक है, इसमें सारी चीज़ फैक्ट्स के साथ में, एनालिसिस के साथ में सब कुछ दिया रहता है। अगर 4 ऑप्शंस हैं आपके एक क्वेश्चन में, तो उन चारों ऑप्शंस की डिटेल्स दी रहती है। तो आप किरण पब्लिकेशन बुक देख सकते हैं। मैं ऐसा कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताया। नाउ करंट अफेयर कहाँ से करें?
तो करंट अफेयर के लिए मैं 2 चीज़ें फॉलो करती हूँ, एक तो डेली की क्लास और एक 15 डेज़ पे और एक 1 मंथ पे एक मैगज़ीन लॉन्च करते हैं उत्कर्ष क्लासेस वाले लोग, तो वो मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर आते हैं टीचर्स पे कि किस टीचर को फॉलो करें जीएस को सही करने के लिए। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर हैं एक, ये जो उत्कर्ष क्लासेस मैंने बताया ना, इसी के टीचर हैं कुमार गौरव सर। इनकी सुबह में मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। इनकी सबसे मस्त बात मुझे क्या लगती है कि इनकी क्लास में एक गायत्री मंत्र होता है। शुरुआत के 15 से 20 मिनट ये गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा वाला नहीं है, ये दूसरा गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र में क्या करते हैं, ये करंट अफेयर तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, बट इस गायत्री मंत्र में क्या होता है कि जीएस का पोर्शन लेते हैं ये। जैसे इन्होंने 7 डेज़ पढ़ाया, 7 दिनों में ये कम से कम 4 टॉपिक्स लेते हैं, जैसे सेंसेस हुआ, आर्टिकल्स हुए, डेज हुए, ये सब लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो आपको चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं कि हाँ ये है। तो सबसे अच्छा इनका मुझे बस वो गायत्री मंत्र लगता है, इसलिए मैं इनको पर्सनली फॉलो करती हूँ। फिर उसके 15-20 मिनट का ये रहता है, फिर उसकी एक सवा घंटे इनकी क्लास रहती है करंट अफेयर्स की। और यूट्यूब पे इतने टीचर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेंट, सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर किसी टीचर के अंदर है या वो प्रोवाइड करवा पाता है तो वो है कुमार गौरव सर। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स के लिए तो इनको ही सजेस्ट करूँगी और पर्सनली मैं भी फॉलो करती हूँ। फिर जीएस के लिए कौन सा टीचर मुझे पर्सनली पसंद है, तो वो है नवीन शर्मा सर। रोजगार विद अंकित ऐप है, उसके टीचर हैं ये नवीन सर। तो जीएस के लिए मैंने इनसे पढ़ा है, मेरे सारे नोट्स जीएस के इन्हीं से बनाए हैं। फिर आते हैं सोर्सेस पे कि क्विज़ तो आपने बोल दिया कि देनी है, बट कहाँ से दूँ, सोर्स बताइए मुझे। तो क्विज़ के लिए सोर्स है सबसे अच्छा अड्डा 24/7। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें डेली लाइव क्विजेज आती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जीएस की, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर की आती है। आप उन्हें दे सकते हो, 5 मिनट या 10 मिनट की होती हैं। आप खाना खाते टाइम या लेटे लेटे आप दे सकते हैं। फिर दूसरी ऐप है टेक्स्ट बुक ऐप, ये तो आप जानते हो, हर एक एस्पिरेंट जानता ही है। तो टेक्स्ट बुक ऐप में क्या होता है, 1 से 2 टेस्ट फ्री रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो पर्सनली मैं लाइव के लिए अड्डा 24/7 एंड मॉक टेस्ट जो मैं स्पीड टेस्ट अपने चैनल पे देती हूँ वो इस टेक्स्ट बुक ऐप से ही देती हूँ। फिर ये जो मैंने लिखा है ना मोटा मोटा, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, सिर्फ ये मैंने लिखा नहीं, ये क्या है, ये रामबाण इलाज है हर एक चीज़ का, स्पेशली जीएस का, कि आप जितना रिवाइज करेंगे, आप जितना चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार दोहराएंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स बढ़ने से। फिर आता है कि जैसे मैंने बोल दिया रिवीजन करना ज़रूरी है, लेकिन कन्फ्यूज़न बच्चों के अंदर ये होती है कि मैं पढ़ तो लेता हूँ, पूरा दिन पढ़ाई करता हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कब मैं रिवाइज करूँ। तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे टाइम, कि आप रिवीजन के लिए कौन सा टाइम आपके लिए ठीक रहेगा। तो पर्सनली मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा तो उस चीज़ की रिवीजन मैं सोने से पहले करती हूँ, मतलब सेम डे पढ़ा, सेम डे मैंने रिवीजन की, सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले। फिर मैंने दूसरे दिन उसकी रिवीजन की और कुछ नया पढ़ा। फिर तीसरे दिन मैंने अब 3 चीज़ें पढ़ ली होंगी, तो मैंने तीनों चीज़ें पढ़ी, तीनों चीज़ की रिवीजन की। फिर 7th डे, फिर 14th डे, ऐसे कंटिन्यू करते करते करते, और एक जो संडे होता है, संडे को मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देती हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ती। ये मेरा अपना है कि संडे को मैं सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए छोड़ती हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ती। फिर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिनिमम बुक एंड मैक्सिमम रिवीजन। ये मैंने लिखा क्यों है, इसके लिखने का बस एक ही रीज़न है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबको ज़्यादा चाहिए होता है कि मुझे ज़्यादा सोर्सेस चाहिए, मुझे ज़्यादा बुक्स चाहिए, मुझे ज़्यादा टीचर्स चाहिए, कहीं वो मुझसे आगे तो नहीं बढ़ रहा, उसके पास इतनी बुक्स हैं, पहाड़ बना लेंगे बुक का, पूरा लाइब्रेरी में घुसे बैठे रहेंगे बुक्स के साथ में। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 5 किताबों को एक बार पढ़ते हैं या एक किताब को आप 5 बार पढ़ते हैं तो इफ़ेक्टिव कौन, ऑब्वियस सी बात है, एक किताब को जो 5 बार आपने पढ़ा वो इफ़ेक्टिव है।
तो आप सोर्सेस के पीछे मत भागिए, आप बुक्स के पीछे मत भागिए, आप टीचर्स के पीछे मत भागिए कि आज ये टीचर पकड़ा, कल वो टीचर पकड़ा, परसों वो टीचर पकड़ा। आप किसी चीज़ के पीछे मत भागिए, आप अपने सिलेबस पे कंसिस्टेंट रहिए, आप अपने पे कंसिस्टेंट रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, और जितनी लिमिटेड चीज़ें हों उतना अच्छा है। आप अपने सेल्फ मेड नोट्स पे ध्यान दीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, डेली कंसिस्टेंट रहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं होता है एक सिलेक्शन के लिए। फिर जो मैंने शुरुआत में गलतियाँ की, या अमूमन लोग करते ही हैं गलतियाँ, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं, वो मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगी कि डोंट डू दीज मिस्टेक्स। क्या होता है कि हम शुरुआत में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सो मैंने जो गलतियाँ की हैं और जो मैंने गलतियों से सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला लिखा हुआ है अवॉइड मॉक टेस्ट। हम क्या करते हैं, शुरुआत में पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, और फिर जब कॉपी ऐसे भर जाती है तो उसको देख के फिर डरते हैं कि इतनी मोटी कॉपी हो गई है, क्योंकि हमने क्या किया, बीच में पढ़ते गए, मॉक टेस्ट दिए नहीं, किसी से डिस्कस किया नहीं, टेस्ट दिए नहीं। तो क्या होता है फिर एट द एंड, क्या होता है कि हमको सफोकेशन होता है कि इतना सारा, इसमें कुछ याद तो रह नहीं होगी, कि जब हम कर रहे हो तब तो याद हो रहा था, लेकिन बाद में हम सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है। तो कभी भी मॉक टेस्ट अवॉइड मत करिए, कभी भी स्किप मत करिए। आप डेली सेक्शनल, अगर देख सकते हैं सेक्शनल कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट दीजिए, नहीं तो एक फुल तो डेली देना ही देना है आपको। दूसरा, इनकंसिस्टेंट लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल खो देते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, आपको आपकी नैया पार लगाएगी। तो कभी भी इनकंसिस्टेंट मत होइए, बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। द थर्ड थिंग इज़ मैनी बुक्स और टीचर फॉर सेम सब्जेक्ट्स। क्या करते हैं, जैसे जीएस पढ़ने बैठे, जीएस में मान लिया हिस्ट्री पढ़ने बैठे, अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 टीचर ले लेंगे, ये टीचर वो टीचर, वहाँ का टीचर यहाँ का टीचर। तो ये मत करिए, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी को सर्च करने में, उनको समझने में, उनके साथ बॉन्ड बनाने में, उनके साथ कंफर्टेबलनेस बढ़ाने में। आप सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे। एट द एंड क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न ही होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो क्या करिए, आप एक चीज़ लीजिए, एक टीचर को पकड़ लीजिए, एक किताब को पकड़ लीजिए, उसी से बार बार पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे बार बार, जितना टाइम देंगे, जितना रिवीजन करेंगे, वो वही सफिशिएंट है। बाकी इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड रिवीजन। क्या करते हैं लोग, रिवीजन अवॉइड करते हैं। जैसे मैं पूरे वीडियो में यही बताती आई हूँ कि रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। रिवीजन ही सक्सेस की क्या है, चाबी है। चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पर्टिकुलरली जीएस के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो रिवीजन ही क्या है, चाबी है। तो कभी भी रिवीजन को तो अवॉइड कभी मत करिएगा। तो ये कुछ गलतियाँ थी जिनको लोग करते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, पढ़ा तो उन्होंने सब कुछ है, नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रिवीजन को स्किप कर देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरा स्कोर हाई नहीं जा रहा है।